हम मेट्रो लेके आएंगे, हम एम्स लेके आएंगे। हम अगर मैं एमएलए होता 2009 से 14 में, मैं चैलेंज करता हूं कि एम्स पानीपत में बनता। किसी की हिम्मत नहीं थी। राहुल गांधी जी से मैं जुड़ा हुआ था, मैं चैलेंज करता था उस टाइम पे भी नेताओं को, अगर संजय छोकर एमएलए होगा, कोई भी मुख्यमंत्री बने, उसकी बात को टाल नहीं सकता। क्यों आज यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं एमएलए हमारा जो है, वो पीछे लोगों को झूठ बोलता हुआ घूमता है। सबको पता चल गया कि वो कितना झूठ, कितना फ्रेब करता है और क्या हालात है उसकी। धर्म सिंह छोकर के बारे में आप बात बिल्कुल, आप देखिए 5,000 लोग गुड़गांव में बैठे हुए हैं, तड़फ रहे हैं, वो जंतर मंतर पे भी बैठे, लोग उनकी कोई सुन नहीं रहे। आप क्या क्या एमएलए को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। रविंद्र मछरौली से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा मैं सीएम की राजनीति करता हूं और सीएम के बहुत अच्छे योजनाएं हैं और अगर जनता और सीएम कहेंगे तो मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। तो आप जब बातचीत होगी तो आपके विचार उसमें रखे जाएंगे। आप क्या कहेंगे कि टिकट शशिकांत को मिले और आपको मिले तो चुनाव कौन जीत जाएगा उसमें? बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव ही नहीं थे, अब आप चुनाव आ गया, कोई बसें चला रहा है, कोई चूड़ी बेचने की बात कर रहा है, कोई और नए नए हथकंडे अपना रहा है। मैं सिर्फ ये बात, आप ये लोग देख रहे हैं, लोगों ने देखा है 3.5 साल में कौन उनके बीच में रहा है। आपका मानना है अगर शशिकांत कौशिक चुनाव लड़ते हैं और भाजपा से लड़ते हैं तो चुनाव हार जाएंगे? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। मैंने कहा कि वो 2 बार चुनाव हारे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि भाई अब ऐसे आदमी को टिकट देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसको टिकट दे, पार्टी का निर्णय है। आगे हो सकता है शशिकांत जी को टिकट दे दे या और जिस नाम है किसी को भी पार्टी टिकट दे सकती है, मुझे उसमें कोई वो नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। समालखा विधानसभा में है चुनाव में लगभग 15 महीने का समय है, लेकिन चुनावी तैयारियां जोर शोर पर समालखा में चल चुकी हैं। हालांकि इससे पहले 2024 की तैयारियां चल रही हैं। नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आज हम जो बातचीत करेंगे वो समालखा को लेकर करेंगे, समालखा विधानसभा को लेकर करेंगे। और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो संजय छोकर हैं, जो पूर्व में यहाँ से चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। कांग्रेस में बहुत बड़े पद पर रहे हैं और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी इनको माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि दामन तब थामा है कि जब इनकी टिकट यहाँ से पक्की की गई है और सीएम ने इनके घर पर आकर शायद कहीं ना कहीं उन कयासों पर, उन संभावनाओं पर एक मोहर लगाई है, जिससे लोगों को लगने लगा है कि हाँ, इनकी टिकट पक्की हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों पर और समालखा की राजनीति को लेकर इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये किस रणनीति से काम कर रहे हैं और समालखा को लेकर क्या सोच रहे हैं। छोकर साहब, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। आप भाजपा के हो चुके हैं, कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो लोगों में बातचीत चल रही है कि आपको तब भाजपा में लाया गया है या आप तब भाजपा में आए हैं जब आपकी टिकट पर मोहर लगी है, टिकट की सारी संभावनाएं बनाने के बाद कि आपको भाजपा से समालखा से चुनाव लड़ाया जाएगा, इन शर्तों पर आपने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है। नहीं, देखिए, ये तो कोई शर्त, कभी जो पार्टी में हम बदलते हैं या पार्टी में आते हैं तो कोई ऐसी शर्त नहीं होती हमारी। कई बार जब हम कांग्रेस पार्टी में थे तो मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारी बात हुई, मीटिंग हुई, तो मुझे लगा कि अच्छे इंसान हैं, बढ़िया हैं, उनकी सोच, काफ़ी लंबे टाइम तक बात हुई तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके, मिलके। तो खुद समालखा की जब बात आई, क्योंकि यहाँ पे 2 बार बीजेपी चुनाव हार चुकी है, तो पार्टी भी ये चाह रही थी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा समीकरण यहाँ पे बने कि इस बार हम यहाँ से जीतें। तो बहुत सारी बातें हुई और तब पार्टी ने कहा, हमारे बीजेपी के नेता जो थे उन्होंने बोला सबने कि आप आइए, हम आपको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसको लेके ही ये सब कुछ हुआ है। पार्टी चाहती है आपको चुनाव लड़ाना, लेकिन आप इतने करीबी थे कांग्रेस में, कांग्रेस के इतने बड़े दायित्व रहे आपके पास, यूथ कांग्रेस में आप रहे, जहां तक पहुंचने में लोगों को उम्र बीत जाती है और एक उम्र बीतने के बाद तो नंबर ही नहीं आता है, यूथ कांग्रेस में हो या फिर कांग्रेस में आप की करीबी जो आप रहे, राहुल गांधी के करीबी रहे, जो सबसे बड़ा दरवाजा है कांग्रेस का वो आपके लिए हमेशा खुला रहा। वो इतना आसान था क्या छोड़ देना, कि छोड़कर आ जाना भाजपा में? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपकी बात रोहित जी सही है। हमारा पार्टी में मैंने 2000 के करीब अपना कैरियर शुरू किया था, एनएसयूआई से शुरू किया, यूथ कांग्रेस में रहे
और लंबे टाइम लगभग 22 साल हमने पार्टी के साथ काम किया और इतना बढ़िया मौका हमारे को मिला। राहुल जी और राहुल गांधी जी, सोनिया जी और बड़े सारे नेता, सचिन पायलट, सिंधिया जी, सारे बड़े देश के नेताओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। पूरे देश में हर स्टेट में काम करने का मौका मिला और उसका एक अच्छा अनुभव भी हमारे को रहा। लेकिन बात सिर्फ ये थी कि कई बार जो पार्टियां की नीतियां, पार्टी के नेता जो चाहते वो नीचे के जो लोग हैं स्टेट में, हमारे को बड़ी दिक्कत थी। हमारे यहाँ के कुछ नेता थे जो आज आप देखेंगे तो जो वो चीज़ें और नेताओं के साथ भी, मेरे साथ नहीं, पार्टी में मुझे पार्टी से, राहुल जी से, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं था। उन्होंने खूब सम्मान दिया, हम राष्ट्रीय लेवल पर तक हमारे को जिम्मेवारी रही। लेकिन लोकल जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि जो बढ़िया लोग थे कांग्रेस पार्टी में, जो टैलेंटेड लोग थे, जो जिनका भविष्य आगे बढ़ सकते थे, जो जिनको ये लगता था कि राहुल गांधी जी और सोनिया जी का आशीर्वाद भी है और अगर ये बंदा जीत गया तो ये आगे जा सकता है और उनके अपने बच्चों को, उनके अपने उनको खतरा हो सकता है, तो उसको लेके उन लोगों ने उनको मारा। मेरे को पार्टी में, हमारे को तो एक तरीके से जो अच्छे लोग थे उनको पार्टी ने भगाया है। आप अगर, मेरी बात नहीं है, आप यहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मेरे से भी बड़े पुराने नेता थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि वो पार्टी छोड़ देंगे। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अशोक तंवर जी ये अध्यक्ष रहे, बड़ा लंबा संघर्ष था, ऑल इंडिया लेवल के पे अध्यक्ष रहे। तो ऐसे बहुत था, यहाँ पे अरविंद शर्मा जी थे, रमेश, मतलब दुनिया भर के ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन क्योंकि एक कई नेता ऐसे थे, कई अपने बच्चों के, उनको इनसिक्योरिटी थी, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि यार ये लोग जो सेकंड लाइनर है आगे बढ़ेगी तो उनके बच्चों को खतरा होगा। हमारे को मारा उन्होंने, उनको रोक दिया। उन लोगों को आगे ले आए जो बिल्कुल कैपेबल नहीं थे, जो कभी पार्टी में नहीं थे, उनको हमारे सामने खड़ा कर दिया। तो एक तरह से जो अच्छे लोग थे, जो उनको पार्टी को साइड लाइन करने लगी। आप फिर कैसे करेगा? एक आदमी जो राजनीति में है उसको सब चीज़ें चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि अब कोई साधु सन्यासी है, हमें अगर जब यहाँ टिकट नहीं मिलेगी या हमें मौके नहीं मिलेंगे आगे बढ़ने के तो पार्टी में क्या करेगा? तो ये ही कारण रहा। कुछ लोगों का तो मानना है कि समालखा से धर्म सिंह छोकर है, वो कांग्रेस में है और वहाँ पर उनके इतने पैर जम चुके हैं कि उनको काटना बहुत मुश्किल है, उनके टिकट को काटना, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। और आपको वो तमाम संभावनाएं नजर आई कि अब यहाँ पे नहीं दाल गलेगी, तो इसलिए आपने छोड़ दिया पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात थी कि कई बार हमें लगता था कि हमें भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया, जब मौके ही नहीं मिलेंगे तो आदमी करेगा क्या? अगर हम अपने इलाके में कोई जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, हम यहाँ से चुनाव नहीं जीतेंगे तो अपने इलाके के लोगों को क्या करेंगे? तो अब उससे बढ़िया फिर राजनीति करने का फ़ायदा क्या जब हम अपने लोगों के काम ही नहीं आ पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें सोच के, और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हमारी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, वो अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, उनके साथ काम करने में अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन करी। चलिए, आदमी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ आंकड़ों पर भी हम बातचीत करेंगे, उससे पहले समालखा पर ही हम बातचीत करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब तमाम संभावना यही है कि आप चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं, चुनाव लड़ना ही चाहते हैं, तभी आपने ज्वाइन किया है। लेकिन उससे पहले शशिकांत कौशिक 2 बार चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं और भाजपा को आज तक इतना वोट यहाँ पर कभी नहीं मिला था जितना उनको मिला है। पहली बार उनको जो वोट मिला 30,000 से ज़्यादा वोट मिला, उसके बाद 60,000 से ज़्यादा वोट मिला। भाजपा को इतना वोट कभी नहीं मिला था। उसके बाद यहाँ पर जो टिकटार्थी थे, लगभग 16-17 टिकटार्थी थे। कई टिकटार्थियों के तो बूथ पर ही भाजपा हार गई थी। कुछ लोगों का मानना ये था कि उन्होंने कहीं ना कहीं नीचे नीचे भाजपा को काटने का भी काम किया है, उनके अपने बूथ पर ही भाजपा को 30% से ज़्यादा वोट नहीं मिल पा। तो उन लोगों को पीछे छोड़कर कैसे टिकट के लिए पार्टी को मनाएंगे, क्या बातचीत होगी? क्योंकि शशिकांत भी पार्टी में कुछ रुतबा रखते होंगे, जब इतना वोट उनको मिला है पार्टी उन पर भी भरोसा करती होगी। और भी कई नेता हैं, किरसन छोकर हैं किवाना से, वो भी पार्टी में लगातार गतिविधियां, और उनसे भी मेरी बातचीत कई बार होती है, तो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी एमएलए यहाँ से बनना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में जो आदमी घूम रहा है, जो एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, मुझे एमएलए बनूं, एमपी बनूं या और बड़ी जिम्मेवारियां मिले। सब लोग चाहते हैं, सबका अधिकार भी है और सबको मौके मिलने भी चाहिए। लेकिन पार्टियां टिकट देखती हैं, भाई किसका अनुभव कैसा है, किसका समीकरण कैसा है, जातीय समीकरण क्या हालात है उस हलके में। अब आप शशिकांत जी की बात कर रहे हैं, बात ये नहीं है कि वो कैसा नेता है, क्या है वो, लेकिन बात यह कि वो 2 बार चुनाव हार गए, पार्टी ने उनको मौका दिया। लेकिन पार्टी भी ये नहीं चाहती कि बार बार
मौका दें और चुनाव हार जाएं। यहाँ के जाति समीकरण, यहाँ का हालात, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपको वो सब चीज़ें सोच के टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर पार्टी चुनाव हारेगी। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमने जब से बीजेपी ज्वाइन करी, हमने, आप अगर देखें तो मैं किसी की बुराई नहीं करता कभी भी, ना हमें किसी से कोई कंपटीशन है, कि आप अगर देखेंगे जो लोग आज 3-3, 4-4 साल से आए ही नहीं इलाके में, आप फील्ड में ही नहीं है, अगर वो भी लोग कह रहे कि मेरा तो सिस्टम चल रहा है, आप लोगों से कनेक्टेड नहीं हो, आप लोगों के बीच में ही नहीं हो, तो देखिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अकेले पार्टी की वोट पे ही चुनाव लड़ोगे तो आप चुनाव हार जाओगे। आपका अपना भी वोट बैंक होना चाहिए। आपका अपना वोट बैंक, अगर आपको 70-80 हज़ार वोट चाहिए तो कम से कम 30-40 हज़ार वोट बैंक अपना भी चाहिए, कुछ पार्टी का जुड़ के, तभी आदमी चुनाव जीतता है। तो आपका मानना है अगर शशिकांत कौशिक चुनाव लड़ते हैं और भाजपा से लड़ते हैं तो चुनाव हार जाएंगे? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। मैंने कहा कि वो 2 बार चुनाव हारे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि भाई अब ऐसे आदमी को टिकट देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसको टिकट दे, पार्टी का निर्णय है। आगे हो सकता है शशिकांत जी को टिकट दे दे, या और जिस नाम है किसी को भी पार्टी टिकट दे सकती है, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहता, पार्टी सोच के करेगी, क्योंकि इस बार जो 10 साल हो गए हैं सरकार को, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वो इतनी बड़ी हवा नहीं है कि भाई आप किसी को भी टिकट दो जिता सकते हो। बड़ा मुश्किल टाइम है, बड़ा टफ टाइम है। आप ऐसे आदमी को चुनाव में उतारना पड़ेगा अगर आपको सरकार बनानी है जो चुनाव जीत सकता हो, जिसको लोग चाहते हो, जिसका अच्छा तजर्बा हो, जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों के साथ कहीं ना कहीं वोट को बढ़ा सकता हो। तो आपको क्या लगता है संजय जी, देखिए अगर पार्टी कल मीटिंग्स होंगी, सारी चीज़ें होती हैं पार्टी की, और बहुत सारे टिकटार्थी हैं यहाँ पर, और जो मुख्य भूमिका में नज़र आते हैं आप हैं, भाजपा से शशिकांत हैं अभी तक, और किशन जी हैं किवाना से, वो भी कहीं ना कहीं एक भूमिका में, हो सकता है और भी चेहरे ऐसे आ जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। रविंद्र मछरौली से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा मैं सीएम की राजनीति करता हूँ और सीएम की बहुत अच्छे योजनाएं हैं, और अगर जनता और सीएम कहेंगे तो मैं भाजपा ज्वाइन कर लूँगा। तो आप जब बातचीत होगी तो आपके विचार उसमें रखे जाएंगे, आप क्या कहेंगे कि टिकट शशिकांत को मिले और आपको मिले तो चुनाव कौन जीत जाएगा उसमें? देखिए, हम तो चाहते हैं कि रविंद्र माचरोली जी की बात आपने करी, वो पहले यहाँ से विधायक रहे, और क्या उनका लोगों के बारे में चर्चाएं हैं, क्या से वो सब चीज़ें हल्के के लोगों को पता है। दूसरी बात है कि मेरी राय लेंगे तो मैं कोई भी राय, मैं तो चाहूँगा कि मेरे को टिकट मिले, तो मेरी राय से टिकट नहीं होती। राय ली जाती है लोगों की राय, हल्के के लोगों की राय, सर्वे होते हैं, लोगों के फीडबैक्स आते हैं, संगठन के लोग बात करते हैं, तो जिसकी बात लोग करेंगे, जो ज़्यादा पॉपुलर होगा, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा लोगों को, उसकी बात लोग करेंगे, और टिकटें उसी पे मिलती हैं। लोगों के मेरे चाहने से टिकट नहीं मिलती, लोगों के चाहने से टिकट मिलेगी। लेकिन अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, क्रिकेट से रिलेटेड एक इंटरव्यू है, वो थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शिखर धवन भारतीय टीम में ओपनिंग करते थे, बहुत अच्छे ओपनिंग कर रहे थे, फॉर्म से भी बाहर नहीं थे, कुछ कारणों की वजह से टीम से बाहर बैठे। शुभमन गिल आए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे। तो कोई एंकर था तो उन्होंने पूछा कि आपसे पूछा जाए तो भारतीय टीम में कौन सेलेक्ट होना चाहिए ओपनिंग के लिए, तो शिखर धवन बोले भैया शुभमन गिल को सिलेक्ट किया जाए क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। हालांकि बुरे शिखर धवन भी नहीं खेल रहे थे। आपसे पूछा जाए कि भैया कौन सेलेक्ट किया जाए टिकट के लिए, शशिकांत कौशिक, संजय छोकर, किशन किवाना, किसको कहेंगे आप? कि कई बार होता है ना कि लोगों की राय ली जाती है, अकेले अकेले मीटिंग्स होती हैं टिकट के लिए, तो आप किसको रिकमेंड करेंगे कि समालका की सीट ये आदमी ही जिता सकता है, बाकी के बस की नहीं है? रोहित जी, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी राय से टिकट नहीं होगी, क्योंकि वो राय कभी कैंडिडेट से कभी राय ली नहीं जाती, लोगों की राय ली जाती है, लोगों की फीडबैक होगी, लोग जिसको सरकार है, आज सिस्टम है, पार्टी के पास सर्वे हैं, सब कुछ क्लियर पता लगता है कि कौन जीत सकता है। आज हल्के में आप एक बार घूम के चले जाओ, आपको 1 घंटे में पता चल जाएगा भी बीजेपी के टिकट पे कौन जीत सकता है, कांग्रेस में कौन अच्छा कैंडिडेट है, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट की हालत है, आप इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो उनकी क्या हवा है, 1 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाता है। मुझसे ज़्यादा घूमते हैं हल्के में, हर रोज कहीं ना कहीं रहते हैं, तो आपको क्या हवा लग रही है? मुझे लगता है कि हम हल्के में रहते हैं, जो पिछले कई कैंडिडेट में किसी की बुराई नहीं कर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव ही नहीं थे। अब आप चुनाव आ गया, कोई बसें चला रहा है, कोई चूड़ी बेचने की बात कर रहा है, कोई और नए नए हथकंडे अपना रहा है।
मैं सिर्फ ये बात, आप ये लोग देख रहे हैं, लोगों ने देखा है 3.5 साल में कौन उनके बीच में रहा है, लोगों ने देखा है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लोगों ने देखा कि कौन उनके दुख सुख में शामिल होता है। आप अभी अचानक चुनाव में उतर आए, 1 साल पहले बचा हुआ है, अब आप कह रहे हो कि जी मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं तो ये लड़ूंगा। तो जनता सब जानती है, जनता को सब कुछ पता है, और उनको अच्छा भला अपना कोई अब बहका नहीं सकता। एक बार आदमी बहकाए में आ सकता है। आज जो हालात है समालखा के, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने लोगों में कि यार कोई अच्छा पॉलिटिकल आदमी, बढ़िया आदमी को चुन लो यार, क्यों आप बार बार खराब कर रहे हो इस सीट को। तो मैं फिर यही कह रहा हूँ कि कई लोग, मैं किसी की बुराई, फिर वो मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग राजनीति में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, जो इसको धंधा बनाने के चक्कर में है कि मैं पैसा कमा लूं या मैं अमीर हो जाऊं, वो कुछ और कर लें यार, क्यों हर समालखा के हल्के के लोगों का भी समय खराब कर रहे हो। यहाँ पे कोई अच्छा अनुभवी बढ़िया पॉलिटिकल आदमी आए। और आप तो ये होता है कि आप अगर आप जा रहे हो, बीमार है कोई बच्चा, तो आप जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर आप टीचर के पास जाओगे तो वो कहेगा ABCD या 1 2 3 सिखाएगा। तो आपको उस मौके पे अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर से ही इलाज चाहिए, डॉक्टर ही आपका अच्छा इलाज कर सकता है। तो ये एक अनुभवी बढ़िया आदमी, जो जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो बढ़िया लोगों से कनेक्टेड हो, ऐसे आदमी को चुने, और जिसका विज़न हो हल्के के लिए लेके, जिसका विज़न ये हो कि भाई मैं अपना, मेरा व्यापार कैसे बढ़ जाए, मैं पैसे कैसे कमा लूँ, वो लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए कि यहाँ पे हमने जैसे पीछे बात करी कि क्यों आज यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं MLA हमारा जो है, वो पीछे लोगों को झूठ बोलता हुआ घूमता है। सबको पता चल गया कि वो कितना झूठ, कितना फ्रेब करता है और क्या हालात है उसकी। धर्म सिंह छोकर के बारे में आप बात बिल्कुल, आप देखिए 5,000 लोग गुड़गांव में बैठे हुए हैं, तड़फ रहे हैं, वो जंतर मंतर पे भी बैठे, लोग उनकी कोई सुन नहीं रहे। आप क्या क्या MLA को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? क्या कितनी चीज़ें गलत हो रही है, क्या वही सही है? तो ये जनता सब देख रही है कौन गलत कर रहा है। संजय छोकर पिछले 20 साल में क्या गलत किया, क्या सही किया, कैसा है, वो भी उनको पता है। दूसरे और नेता हैं, उनका भी सबको पता है। तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि हल्के के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है पिछले 10-15 सालों में। कोई पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे चुनाव MLA नहीं बन पाया। ये जुगाड़ जुगूड़ करके ले आते हैं, कोई बस चला देगा, कोई हॉस्पिटल बना देगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत थी। हमने जब ये MLA था धर्म सिंह 2009 से 14 तक, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमने बार बार कहा कि हमारे इलाके में ये बस चला रहा था रविंद्र मछरोली। मैं कहा यार बस नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए बड़ा, ऑल इंडिया मेडिकल लेवल का। हमने हमारे गांव की 100 एकड़ लैंड थी, हमने मुख्यमंत्री को बात भी करी, जी हमारे यहाँ एम्स बना दो। आप वो एम्स आप देखिए कितना बड़ा लोगों के साथ धोखा हुआ, हरियाणा के लोगों के साथ, खासकर पानीपत, करनाल, वो झज्जर में बना दिया। ऑलरेडी वहाँ से 22 किलोमीटर पे एम्स था। तो हमने कहा था कि पानीपत बनाओ, तो उसके जिम्मेवार ये कौन है? मेट्रो यहाँ पे उस टाइम पे आ सकती थी जब 2010 साल पहले। आज रोहतक, बहादुरगढ़ और गुड़गांव फरीदाबाद में चल गई, यहाँ पानीपत हमारा बच गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसमें भेदभाव हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे आनी चाहिए थी हमारा इलाके में, और तरक्की होनी चाहिए थी, तो वो नहीं आई। संजय जी, आप ये कहने से क्यों बच रहे हैं कि देखिए, जब कोई मुझसे पूछेगा 4 लोगों के बीच में कि ये काम बढ़िया कौन कर सकता है और मुझे आता है, तो मैं कहूंगा मैं परफेक्ट हूँ। बिल्कुल, मैं कहूंगा ना मैं हूं। तो आप क्यों कहने से बच रहे हैं कि हाँ शशिकांत कौशिक और जो और बाकी के टिकटार्थी हैं उनसे परफेक्ट मैं हूं, मैं मुझको टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव पार्टी को जिताऊंगा। मैं सिर्फ रोहित जी ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप को परफेक्ट हर आदमी मानता है, हर आदमी लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। दूसरे कैंडिडेटों को लग रहा है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। लेकिन ये निर्णय जनता को देखना है, वोट जनता को डालनी है। मैं चाहूँ तो आज कोई भी पद लेके और चीज़ें करता, लेकिन जब चुनाव है वो लोगों को लड़ना है, लोगों को देखना है। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, हमने 2009 में जब चुनाव लड़ा, बड़ी सोच के साथ हम मैदान में उतरे थे, हमने बड़ी बड़ी चीज़ें करी। हमने गली सड़कों की बात नहीं करी, मैंने तब भी कहा था मुझे MLA बनाओ, मैं इस इलाके में 10 बड़ी चीज़ लेके आऊँगा। मैं पुराने पानीपत जो अपना इलाका है, इसमें 4 विधानसभा है, उन चारों को बदल के दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ कर सकते हैं। हम मेट्रो लेके आएंगे, हम एम्स लेके आएंगे। हम अगर मैं MLA होता 2009 से 14 में, मैं चैलेंज करता हूँ कि एम्स पानीपत में बनता,
किसी की हिम्मत नहीं थी। राहुल गांधी जी से मैं जुड़ा हुआ था, मैं चैलेंज करता था उस टाइम पे भी नेताओं को, अगर संजय छोकर एमएलए होगा, कोई भी मुख्यमंत्री बने उसकी बात को टाल नहीं सकता। अपनी एक अनुभव होता है, एक टैलेंट होता है आदमी में काम करने का। तो वो चीज़ें इस इलाके को नहीं मिल पाई। हमने जो यमुना एक्सप्रेस वे, जो आप भी कई बार उससे चर्चा हुई, उसकी हमने बात करी थी। वो क्योंकि वो कमियां रही, हमें मौका नहीं मिला, हम चुन नहीं पाए, हमारे को चुनाव हरा दिया लोगों ने। ऐसे लोगों को चुनाव जिता दिया जिनका कोई विज़न ही नहीं था, उनका विज़न कुछ और ही था। वो अपने ही काम धंधे में लगे रहे, लोगों का ध्यान ही नहीं दिया। वो चमचागिरी में लगे रहे एक नेता की, बस वो अब मेरा टिकट कैसे हो, अपने टिकट के जुगाड़ में लगे रहे। हमने लड़ाई लड़ी तो वो हमारे को अच्छा नहीं लग रहा था। छोकर साहब, दो चीजें और हैं इसमें। पहली चीज, राहुल गांधी के करीबी रहे, कांग्रेस में रहे, लगभग आपने 20-21 साल कांग्रेस के साथ निकाले, 22 साल लगभग कांग्रेस के साथ निकाले। 22 साल में तो पूरा खूनी कांग्रेसी हो गया होगा। लेकिन कांग्रेस में तो ये जो भाजपा वाली नीतियां हैं, जो संघ वाली नीतियां हैं, आरएसएस वाली नीतियां हैं, इनको वहाँ पर माफी वीर सावरकर और ये सब चीज़ें, संघ को गुंडा संगठन, बजरंग दल को गुंडा संगठन, ये सब चीज़ें कहते हैं। इनकी विचारधारा में कैसे ढल पाएंगे? जो संघी विचारधारा है, जो बजरंग दल की विचारधारा है, जो सावरकर जी की विचारधारा है, उसमें कैसे आप फिट हो पाएंगे? क्योंकि उसमें तो फिट होना किसी कांग्रेसी के लिए बहुत बड़ा टास्क है ना। वहाँ तो राहुल गांधी तो लगातार माफी वीर और ये सब कहते हैं इन लोगों को। नहीं, देखिए, जब राहुल गांधी जी आप आरएसएस के बारे में या और बीजेपी के लोगों के बारे में बोलते थे, गलत। देखिए, किसी भी पार्टी पे आप अब बहुत ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस करके बोलना वो गलत होता है। आप देखिए, पार्टियां जो एक प्लेटफॉर्म होती है, पार्टी कंपनीज एक प्लेटफॉर्म होता है। आप किसी चैनल में आज काम कर रहे हैं, अपना चैनल है तो एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर काम कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, बुरा। तो पार्टियां बुरी नहीं होती, उसमें जो काम करने वाली नीतियां सबकी। कांग्रेस पार्टी में भी यही था कि अच्छा काम करो, लोगों की सेवा करो, बढ़िया से काम करो। लेकिन क्या होता है कि नेता जिस तरह का आता है बीच में, जिसको कमांड मिलती है, प्रदेश का अध्यक्ष या सीएम या बड़ा, वो पार्टी को खराब करता है। अगर कोई एमएलए किसी इलाके में, कोई पार्टी ये नहीं बोलती कि अबे आप यार इस विचारधारा पे काम करो, आरएसएस पे या कांग्रेस पे। काम वही है, डेवलपमेंट के काम कराना है एमएलए को चीज़ें ज़्यादा लेके आना, पैसा लेके आना, लोगों के काम कराना। तो कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि भाई आप गलत काम करो। जो नेता है उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छा आदमी है तो अच्छे काम करेगा, अगर वही पार्टियों को खराब करता है। तो कांग्रेस पार्टी आज, मैं कल भी इंटरव्यू दे रहा था, वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही। पहले कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इतनी खराब नहीं थी, सारी चीज़ें बढ़िया थी। आज तो वो इनेलो कांग्रेस हो गई है। आप देखिए, मैं अभी शैलजा जी से, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो उन्होंने 90 में से 43 टिकट इनेलो से आए कैंडिडेटों को दे दिए। तो मैंने उनको बोला, आप ये कर क्या रहे हो? आप फिर ऐसा करो, फिर आप इनेलो में ही शामिल कर लो, इसको मर्ज कर लो पार्टी को। आप फिर अभय चौटाला को भी कांग्रेस पार्टी में ले आओ। तो आप वहाँ से देखिए, प्रदीप चौधरी जो है कालका से, वो कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ उनको नज़र नहीं आया। कांग्रेस के एक से एक वहाँ नेता थे, लेकिन उन्होंने उसको इनेलो से ला के उसको टिकट दे दिया, आज वो एमएलए है। आप अशोक अरोड़ा को ले आए उठा के, आप मेवा सिंह को लाडवा से ले आए, बीएल सैनी को ले आए आप। तो जब मैंने वो शैलजा जी को लिस्ट गिनवाई तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। बोला अच्छा यार, मुझे तो लग नहीं रहा था इतने लोग लेके टिकट। मैं कि साइन तो आपने किए। तो ये सारी चीज़ें जब नज़र आती हैं तो फिर कांग्रेस का बंदे कहाँ जाएंगे, जिन्होंने 20-20 साल अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम पार्टी में लगा दिया, उनको तो आप बाहर धक्के मार रहे हो, आप उनको टिकट नहीं दे रहे हो, आप दूसरे लोगों को पकड़ के ला रहे हो। तो ये भाजपा का भी तो हाल यही है। कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते कांग्रेस युक्त भारत वो भाजपा बना लिया। मैं तो बोल रहा हूँ कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो पहले कांग्रेस और इनेलो होती थी, तो जो वोट बैंक कांग्रेस का था वो आज बीजेपी का हो गया, जो इनेलो का वोट बैंक था वो कांग्रेस का हो गया। तो बदल गया सारा सिस्टम। तो बीजेपी में तो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कांग्रेस से नाराज हुए लोग थे, वो बीजेपी में आ गए। तो बहुत सारे आप देखिए सांसद हमारे बहुत सारे हैं जो कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में। तो ये होता है पार्टियों में, कई बार जो लोग नाराज हो जाए, अगर आप किसी को इग्नोर करोगे, किसी को मौके ही नहीं दोगे और उसका फील्ड में बढ़िया मामला है, तो वो दूसरी पार्टी में भी जाके मौका मिले। एक आखिरी सवाल करते हैं और इसके बाद खत्म करेंगे। अभी संभावना है कि आपको टिकट होगी और सीएम घर पर भी आए, आपसे मिले और वहाँ पर लोगों की बातें भी सुनी। किसी कंडीशन में टिकट नहीं होता है, ऐसा नहीं चाहेंगे हम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि टिकट हो। टिकट नहीं होता है तो उस कंडीशन के लिए क्या है? क्या हर संभव कोशिश है चुनाव लड़ने की,
या भाजपा से ही लड़ने की, या क्या सोच है? नहीं, देखिए राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि जो आप चाह रहे हो हर चीज़ आपको मिले। और हम तो जब कांग्रेस पार्टी में थे तो 2014 में चुनाव आया तो हमारे को टिकट नहीं थी, तब भी हमें कोई दुख नहीं था। हम 19 में आया तब भी नहीं दी, तब भी कोई दुख नहीं था। लेकिन दुख ये होता कि आप हमेशा ही आपको मौका ना है, सबको मौके मिलने चाहिए। अगर आज बीजेपी में आज हम आए हैं, हमने पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। जो पार्टी के नेताओं का, अगर पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि संजय छोकर यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट है, ये चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, क्योंकि समालका की सीट 90 सीटों में से पहली 5-10 सीटों में से है, बहुत टफ सीट है। यहाँ पे मुकाबला, जो कैंडिडेट तो बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोग ऐसे मजाक में भी, मजे में भी कैंडिडेट बनते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि भाई किसी का लड़के लुड़के की शादी करानी है, बोला जी क्या कर रहे हो, बोला मैं चुनाव लड़ूंगा जी एमएलए का, तो उनके वो अलग अलग मगर। लेकिन बात ये कि कोई बढ़िया पॉलिटिकल आदमी इस हल्के में आएगा तो, और हमारी पूरा मुझे भरोसा है अगर पार्टी हमारे को मौका देगी तो समालका की सीट हम जीत के दिखाएंगे। हमने पिछले 1.5-2 सालों में बहुत मेहनत करी है, लोगों से जुड़े रहे हैं, लोगों के साथ खड़े रहे हैं। आज समालका हल्के में कोई मुझे घबराने की डर नहीं है। आप समालका में कोई सर्वे करा लो, आप कोई भी पार्टी या किसी का सर्वे होगा, उसमें जरूर संजय छोकर का नाम सबसे ऊपर आएगा। आज लोग ये भी बोलते हैं आप कोई सी पार्टी में भी रहेंगे आपको लोग जिताएंगे। लोगों की सिंपैथी मेरे साथ है, हमारा बड़ा, लोग भी सबको मौके देते हैं। लोगों ने मेरा पिछले दिनों आपको भी पता है हमारे साथ बड़ा कहीं ट्रेजेडी हुई, हमारे साथ बड़ा बुरा समय मेरा रहा ज़िंदगी का। पार्टी ने हमारे को मारा, भगवान ने हमारे, मेरा बेटा था जवान, डेथ होगी, तो बड़ा बुरे वक्त से गुजरा हूँ मैं। और ये समालखा के लोग देख रहे हैं, जरूर देखना आप आने वाले दिनों में। किसी जनता ने कभी किसी को ऐसा छोड़ा नहीं है कि किसी को आशीर्वाद ना दिया हो। ये ठीक है, कई बार लेट हो जाता है, कई बार मौके लेट मिलते हैं, लेकिन बहुत ही प्यार, बहुत ही लगाव, बहुत ही लोगों का हमारे साथ है, आशीर्वाद हमारे साथ है। लोग तो दूसरी पार्टियों में भी जो लोग कट्टर जो है ना, वो भी ये बोलते हैं, बोले यार तू चुनाव लड़, हम तेरी मदद करेंगे इस बार। वही मैं जानना चाहता हूँ। टिकट ये पार्टी काटने में बड़ी मशहूर है, लास्ट टाइम पे काट देते हैं, आपको घुमाएंगे, आपसे काम कराएंगे, दरिया बिछवाएंगे, ये सारे काम भाजपा में होते हैं। बखूबी आप भी जानते हैं, कांग्रेस में शायद ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें हैं तो हैं, वहाँ पर दरिया बिछाने वाला काम, यहाँ पर तो हैं। ये एमएलए एमपी कैंडिडेट से दरिया बिछवा लेते हैं और बाद में एंड टाइम पे टिकट काट देते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जहाँ मर्जी से लड़ना पड़े, या फिर केवल भाजपा के घोड़े पर बैठकर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए ये समय बताएगा कैसा होगा, आज मैं ये चीज़ें तय नहीं कर सकता। और दूसरी बात आपने कही कि बीजेपी में टिकट हमें तो अभी मिली ही नहीं, तो कटेगी कहाँ से, हमारे को तो मिलेगी। लेकिन जिस तरह का पार्टी के नेताओं का प्यार, आशीर्वाद जिस तरीके से हमें मिल रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि हमें मौका मिलेगा। और दूसरी बात, ये तय करना लोगों के हाथ में है। आप जब राजनीति में होते हो तो लोगों के अनुरूप आपको चलना पड़ता है। अपने साथी, अपने लोग, अपनी टीम, वो उस समय पे, अभी 1 साल से भी ज़्यादा का समय, उस समय पे क्या हालात बनेंगे, लोग हमारे अपने साथी क्या बोलेंगे। हमारी बहुत बड़ी टीम है, लगभग 50 साल से हमारा परिवार पॉलिटिक्स में है पूरा। आप अगर अकेले समालखा की बात नहीं है, आप शहर में, पानीपत शहर में, आप ग्रामीण में, घरोंडा में, गनौर में, इस पूरे इलाके में आज भी दुख सुख में अगर कोई भी बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी दिक्कतों में अगर कोई व्यक्ति होता है जिसको ये लगता है कि एमएलए एमपी के यहाँ भी राहत नहीं मिल रही, वो जरूर हमारे परिवार हमसे, हमारे साथ रहता है और हम उसके साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं। तो ये एक बड़ी वो होती है और वो समय बताएगा उस समय पे क्या होगा। हम चुनाव लड़ेंगे, ये लोग लड़ाना चाहेंगे। लोग तो आज आप देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, आप दिल्ली में केजरीवाल जैसे व्यक्ति को सरकार बना दी लोगों ने, तो ये लोगों के ऊपर होता है, लोग उस समय पे कैसा करेंगे वो देख लेंगे। चलिए देखिए, इन्होंने खुद बताया लगभग एक समय ऐसा था 40 से ज़्यादा लोग इनेलो के कांग्रेस में थे, इनेलो के सत्ताए कांग्रेस में और कांग्रेस के सत्ताए भाजपा में। अब भाजपा के सत्ताए कहाँ जाते हैं उनका कुछ पता नहीं है, और शायद ऐसा नहीं होता, भाजपा से बहुत कम इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लोग पार्टी छोड़ देते हैं। अब संभावनाएं हैं राजनीति की, क्या है क्या नहीं है, इन्होंने तमाम उन चीज़ों पर प्रकाश डाला है जो समालखा के लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन भाजपा में ये चीज़ भी काफ़ी है कि टिकटार्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टिकट किसी एक को मिलना होता है।
अब समय बताएगा कि उस समय पर क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।